हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 2 है। यहां पर हम लोग गतिशील वायु अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चिमनी दी गई है। इस चिमनी से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि धुआं जो है नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि हल्का होकर ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो कभी तो ये सीधा जा रहा है और कभी यह तिरछा हो जा रहा है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमेशा धुआं जो है ऊपर की तरफ ही क्यों उठता है, धुआं कभी नीचे की तरफ क्यों नहीं आता है। तो जैसा कि हम लोग वायु के बारे में पढ़ चुके हैं कि वायु जो है नन्हे नन्हे अणुओं से मिलकर बनी होती है, जो कि लगातार सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। और जब कोई पदार्थ जलाया जाता है तो उसके आसपास की जो वायु होती है ये भी गर्म हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप वायु में बसे जो अणु होते हैं ये बहुत तेजी से गतिशील हो जाते हैं। देखिए, तापमान जितना अधिक बढ़ जाता है उतनी ही वायु में अणुओं की जो गति होती है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा तापमान बढ़ने से इन अणुओं के जो बीच की दूरी है ये भी बढ़ जाती है। इससे वायु फैलने लगती है और इसका घनत्व जो है कम हो जाता है। देखिए, जब अणु पास पास होंगे तो वायु का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब अणु फैलने लगेंगे, दूर दूर होंगे, तो वायु का घनत्व कम हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में वायु जो है हल्की हो जाती है और हल्की वायु ऊपर उठने लगती है। वहीं इसके विपरीत जो ठंडी वायु है, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हमेशा यह नीचे की ओर उतरने लगती है। ये ठंडी वायु जो होती है वो नीचे की ओर आती है और गर्म या हल्की वायु जो होती है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है, जबकि गर्म जलवायु जो है ऊपर उठती है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम वायु को देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह स्थान घेरती है और इसमें भार भी होता है। देखिए, हम लोगों ने क्लास 6 की साइंस में एक प्रैक्टिकल किया था, एक क्रियाकलाप किया था। उस क्रियाकलाप में हमने एक खाली पानी की बोतल ली थी। खाली बोतल को जब हमने उल्टा करके किसी बाल्टी में डुबोया था तो हमने देखा था कि बोतल के अंदर पानी नहीं चढ़ पा रहा होता है। इससे ये साबित होता है कि बोतल के अंदर, खाली बोतल के अंदर वायु भरी हुई है। और जैसे ही हम बोतल को हल्का सा तिरछा करते हैं तो वैसे ही पानी इसमें भरने लगता है, क्योंकि वायु निकलने लगती है। तो वायु स्थान घेरती है, इसमें भार होता है। ठंडी सघन वायु जो होती है इसमें भार ज्यादा होता है। वहीं गर्म वायु जो है हल्की होती है, इसमें भार कम होता है। यहां पर वायु दाब के बारे में बताया गया है। देखिए, एक इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाला जो बल है दाब कहलाता है। वायु का भार या दाब जो है इसके तापमान के अनुसार बदलता रहता है, यानी वायु का जो दाब या भार है इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वायुमंडल अपने भार के कारण धरातल पर जो बल डालता है इसे वायुमंडल दाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल से बाह्य अंतरिक्ष तक ऊंचे उठे हुए 1 वर्ग सेंटीमीटर वायुस्तंभ का भार 1 किलोग्राम से कुछ अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैरोमीटर में पारा भरा होता है, जिसकी मदद से हम लोग वायुदाब को मापते हैं। एक और नवीन जो है वायुदाब मापी है, इसका नाम है एनिराइड। एनिराइड जो है बिना द्रव वाला, अर्थात इसमें पारा नहीं होता है, या निर्द्रव वायुदाब मापी है। इसमें पारे जैसे किसी तरल पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायुदाब मापी का उपयोग किया जाता है। वहीं एनिराइड एक ऐसा वायुदाब मापी है जिसमें तरल पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि वायुमंडल जो दाब है ऊंचाई या तुंगता बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई या तुंगता बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो वायुमंडलीय दाब है ये कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, वहीं ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है ये कम होता जाता है। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायु की मात्रा और उसका घनत्व होता है ये कम होता है। ऊंचे पर्वतों पर वायु बहुत ज्यादा विरल हो जाती है। देखिए, ऊंचे पर्वतों पर क्या होता है, वायु जो विरल होती है, और इसी वजह से पर्वतारोही जो होते हैं ये अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर इन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। इतनी विरल हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आगे यहां बताया गया है कि वायु जो है उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलने लगती है। देखिए, उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र कब बनते हैं, जब वायु ठंडी, सघन और भारी होती है तो एक उच्च दाब क्षेत्र क्रिएट कर लेती है। वहीं जब सूर्य के प्रकाश में वायु बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो गर्म होकर ये ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन या निम्न दाब क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो वायु की प्रकृति ये होती है कि वायु जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। यह तब तक बहती रहती है जब तक वायु दाब के बीच का अंतर समाप्त नहीं होता। धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। यानी धरातल के निकट वायु की जो क्षैतिज गति होती है, इस प्रकार की जो गति होती है उसको पवन कहते हैं। संसार के स्थायी वायुदाब कटिबंध। देखिए, संसार में कुछ स्थायी वायुदाब कटिबंध हैं जिन पर वायुदाब जो है हमेशा एक समान रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वायुमंडलीय दाब धरातल के सब भागों में एक समान नहीं रहता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह बदलता रहता है और यह वायु के जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वायु के तापमान से प्रभावित होता है। यानी वायुदाब जो होता है वो वायु के तापमान से प्रभावित होता है। पृथ्वी पर कुछ स्थायी वायुदाब कटिबंध पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध, यानी विषुवत के चारों ओर, यानी इक्वेटर लाइन के चारों ओर जो निम्न दाब कटिबंध है इसको विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध कहते हैं। तो विषुवत के निकट तापमान जो है वर्ष भर ऊंचा रहता है। परिणाम स्वरूप यहाँ वायुमंडल की निचली परतें जो है गर्म हो जाती हैं और निचली परतें गर्म होने की वजह से क्या होता है, वहां पर उपस्थित जो वायु होती है ये हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। तो इस प्रदेश में वायु जो है फैलकर निरंतर ऊपर उठती रहती है। अतः इस प्रदेश में एक निम्न वायुदाब कटिबंध बन जाता है। इसे विषुवतीय निम्नदाब कटिबंध या विषुवत प्रशांत मंडल यानी डोलड्रम्स कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं इक्वेटर लाइन पर पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ का जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल की निचली परतें होती हैं काफी ज्यादा गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ की परतें गर्म होने की वजह से यहाँ की जो वायु है काफी ज्यादा हल्की हो जाती है। हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठने की वजह से क्षेत्र में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसे विषुवतीय निम्नदाब कटिबंध या विषुवतीय प्रशांत मंडल या डोलड्रम्स कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के निकट ये कटिबंध पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के प्रदेश वर्ष भर बहुत ठंडे रहते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ की जो वायु है ये बहुत ज्यादा ठंडी, सघन और भारी हो जाती है। तो सघन और भारी वायु जो है यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है। इससे दोनों ध्रुवों के चारों ओर ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध बन जाता है। तो ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध बनने की वजह से क्या होता है, वायु ठंडी होकर नीचे की ओर उतरती है और यह विषुवत की ओर यानी इस साइड में बहने लगती है। दोनों तरफ से, दोनों गोलार्धों से यह विषुवत की ओर बहने लगती है। यानी नीचे उतरती हुई वायु जो है धरातल के निकट पहुंचकर विषुवत की ओर बहने लगती है। इसके बाद आ जाता है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्वेटर लाइन के आगे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है इसे उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विषुवत पर पूरे वर्ष सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और सूर्य की सीधी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ की जो वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठ के वायु जो है ठंडी होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट होती है। तो वायु के साथ भी वही है, वायु हल्की वायु जब ऊपर उठती जाती है तो वैसे वैसे वायु भी ठंडी और सघन होती जाती है। फिर बाद में ये फिर नीचे की तरफ उतरती है। तो विषुवत के पास से ऊपर उठती हुई वायु वायुमंडल की ऊपरी परतों में पहुंचकर ठंडी हो जाती है और यह ध्रुवों की ओर चलने लगती है। देखिए, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये जो है आपका इक्वेटर लाइन वाला क्षेत्र है, विषुवत वाला क्षेत्र है। यहाँ से वायु इस तरह से ऊपर उठी है, ठीक है, ऊपर उठ के ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद क्या होगा, ठंडी होने के बाद वायु जो है दोनों गोलार्धों की तरफ, ध्रुवों की तरफ मुड़ जाएगी। इस तरह से मुड़ जाएगी क्योंकि ये ठंडी वायु जो है ऊपर चल के भारी हो जाती है। तो भारी होने की वजह से ऊपर की तरफ ये मुड़ गई और ऊपर की तरफ मुड़ के ये फिर से नीचे की तरफ उतरेगी, क्योंकि भारी वायु जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगी बल्कि फिर से ये धरातल की तरफ लौट के आएगी। तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक पहुंचते पहुंचते ये वायु इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि यह नीचे की तरफ उतरने लगती है। इस प्रकार वायु जो है यहाँ जमा होने लगती है और यहाँ उच्च दाब कटिबंध बन जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध या अश्व अक्षांश के क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, नीचे उतरती हुई जो वायु है यह अपेक्षाकृत शुष्क होती है, क्योंकि अपनी जो अधिकांश नमी होती है यह विषुवत के आसपास ही खत्म कर देती है। तो ये वायु जो है काफी ज्यादा शुष्क होती है। इसी का परिणाम है कि संसार के जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं वो इसी कटिबंध में पड़ते हैं। यानी कि संसार के जितने भी आप मरुस्थल देखते हैं वो सभी मरुस्थल उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वायु होती है, सघन भारी वायु होती है, उसमें नमी नहीं होती है। नमी नहीं होने की वजह से यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो संसार के जो अधिकांश मरुस्थल हैं वो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में ही पड़ते हैं। फिर बताया गया है कि जैसे ही ये नीचे उतरती हुई वायु है धरातल के समीप पहुंचती है, ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। यानी 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण पर जाने के बाद जैसे ही ये वायु जो है नीचे की तरफ उतरती है, इस तरह से उतरती है, तो दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। एक शाखा ध्रुव की तरफ होती है और एक शाखा फिर से जो है विषुवत की तरफ होती है। यानी एक शाखा ध्रुवों की ओर और दूसरी शाखा विषुवत की ओर इसकी बहने लगती है। यानी फिर से इसकी एक शाखा जो है फिर से विषुवत की ओर आ जाती है, दूसरी शाखा जो है इसकी जो ध्रुवों की ओर चली जाती है। इसके बाद आ जाता है फिर अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। देखिए, ये जो कटिबंध आप देख पा रहे हैं 60 डिग्री उत्तर 60 डिग्री दक्षिण में, ये वाला दोनों गोलार्धों में इस कटिबंध की बात हो रही है। तो इसे अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध कहते हैं। तो दोनों गोलार्धों में दो उच्च दाब कटिबंधों अर्थात ध्रुवीय उच्च तथा
उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से चलने वाली जो वायु है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे, एक तो हाई प्रेशर जोन जो है आपका ध्रुवीय कटिबंध वाला भी है, यहाँ से जो वायु चल रही है, फिर यहाँ पर उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से वायु जो चल रही है। तो इन दोनों की जो भारी वायु यहाँ से चलती है, तो ये बीच में 60 डिग्री जो अक्षांश है यहाँ पर पहुंचकर ये आपस में मिलती है, और मिलने की वजह से वायु जो है काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि दोनों ओर की वायु यहाँ पे टकराती है। तो टकराने की वजह से वायु जो है काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। तो गर्म होने की वजह से यहाँ पर अधोध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध तैयार हो जाता है। तो ये चलने वाली जो वायु है ये 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के निकट एक दूसरे से मिलती है। इससे वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और इन अक्षांशों के आसपास अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध विकसित हो जाती हैं। तो ऐसे करके आपने 4 स्थायी कटिबंध पढ़ लिए हैं जहां पर वायुमंडलीय दाब लगभग स्थिर रहता है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर स्थायी वायुदाब कटिबंधों के बारे में पढ़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर संसार के स्थायी पवनों के कटिबंध हैं जिनमें पवनें जो है स्थायी रूप से चलती हैं। तो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवनों को सनातन या स्थायी या भूमंडलीय पवनें कहा जाता है। इस प्रकार की जो पवनें हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। देखिए, मानसून भी भूमंडलीय पवन तंत्र का ही एक अंग है, लेकिन मानसूनी पवनों का स्वरूप जो है थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों की बारी बारी से बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले सन्मार्गी या व्यापारिक पवनों की बात करते हैं। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली जो पवनें हैं, इन पवनों को सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें कहते हैं। यानी कि 30 डिग्री उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध और 30 डिग्री दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर जो चलने वाली पवनें होती हैं, इन पवनों को सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें कहा जाता है। आगे यहाँ बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखिए, दिशा के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिशा का ज्ञान रखने के लिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में की दिशा कहाँ से है। उत्तरी गोलार्ध में की दिशा जो है उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में की दिशा कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में की दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि दिशा जो है इनकी कैसी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में की दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में की दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इन्हें जो है पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। इसके बाद आती हैं पछुआ पवनें। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध कहते हैं। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं, देखिए उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। तो इनकी ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं, इन पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो प्रवाह की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। यहाँ पर फिर से हम इस तरह से बना लेते हैं अपना दिशा ज्ञान करने के लिए। तो दक्षिणी गोलार्ध में की दिशा आप देख पा रहे होंगे कहाँ से कहाँ तक है, दक्षिण पश्चिम से, यानी इस साइड से ये इस साइड की ओर चल रही है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, यूपीएससी के पेपर में अक्सर ये दिशा का ज्ञान पूछ लिया जाता है कि इनकी दिशा कहाँ से कहाँ पर होती है, उत्तरी गोलार्ध में की दिशा कहाँ पर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में की दिशा जो है कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और दक्षिणी गोलार्ध में की दिशा जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का जो प्रवाह अधिक स्थायी और निश्चित होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में जो है यहाँ पर जो है जमीन नहीं है, भूमंडल नहीं है, यहाँ पर केवल समुद्री समुद्र है। तो इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की जो दिशा है अधिक स्थायी और निश्चित होती है। इसके बाद बात करते हैं ध्रुवीय पवनों की। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रभावित होने वाली जो पवनें होती हैं, इनको ध्रुवीय पवनें कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक जो पवनें चलती हैं दोनों गोलार्धों में, यहाँ से यहाँ तक, इन पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व दिशा से चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है दक्षिण पूर्व होती है। इस पवन में तापमान कम होने की वजह से जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है काफी कम होती है। ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों को उत्पन्न करती हैं। ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये पवनें जो हैं, ध्रुवीय पवनें जो हैं, पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवात और प्रतिचक्रवातों को उत्पन्न करती हैं। अब आ जाती हैं मानसून पवनें, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
तो ये पवनें जो हैं ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। एशिया जैसे एक बड़े महाद्वीप के आंतरिक भागों और इसके चारों ओर के सागरों के ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्थलखंड होता है जल्दी गर्म होता है और सागरों को गर्म होने में काफी टाइम लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस समय उत्तर भारत में, जिस समय आपके कर्क रेखा पर सूर्य चमक रहा होता है, उस समय उत्तर भारत में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है सर्दी का माहौल होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन होता है। तो पवनें जो होती हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर चलती हैं। तो यहाँ से जो है उच्च वायुदाब के क्षेत्र से पवनें जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र भरने के लिए पवनें चल पड़ती हैं। और ये पवनें जब सागरों के ऊपर से चलती हैं तो अपने साथ नमी की मात्रा को भी ग्रहण कर लेती हैं, जिसकी वजह से भारत में मानसून का आगमन होता है। तो तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब की दशाओं में भी अंतर आ जाता है। इसलिए शीत ऋतु में क्या है, शीत ऋतु में पवनें जो है स्थल से सागरों की ओर चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में सागरों से ये स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों से आने वाली जो पवनें होती हैं आर्द्रता से भरी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ये भारी वर्षा करती हैं। देखिए, मानसून का संबंध जो है मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो प्रकृति है अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन दुर्बल मानसून जो है दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में ये पाया जाता है। अब यहाँ पर बताई गई हैं स्थानीय पवनें। कुछ पवनें जो हैं दिन या वर्ष की किसी विशेष अवधि में छोटे से क्षेत्र में चला करती हैं और ये स्थानीय मौसम पर अपने स्वभाव के अनुसार गर्म अथवा ठंडा प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तटीय क्षेत्रों में। तो तटीय क्षेत्रों में समुद्र समीर और स्थल समीर का चलना बड़ी सामान्य सी बात है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिन के समय में जो समुद्र के किनारे के जो तट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने की वजह से यहाँ पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, यानी यहाँ की जो वायु है हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है और गर्म हो जाती है और यहाँ पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसको भरने के लिए समुद्र की तरफ से एक ठंडी पवन चल पड़ती है। ये पवन जो है समुद्र की तरफ से आती है, इसलिए इसको समुद्र समीर कहा जाता है। तो दिन के समय स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप समुद्र की अपेक्षाकृत ठंडी वायु स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल पड़ती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। वहीं रात के समय क्या होता है, रात के समय जो है स्थल जो ठंडा हो जाता है और रात तक जो समुद्र गर्म हो जाता है। तो रात तक समुद्र के गर्म होने की वजह से समुद्र के ऊपर जो है एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसको भरने के लिए स्थल से ठंडी वायु चल पड़ती है। तो रात के समय स्थल की तुलना में समुद्र पर वायुदाब कम रहता है। परिणाम स्वरूप स्थल से समुद्र की ओर पवन चलने लगती है। इसे स्थल समीर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्र समीर कब चलती है, दिन के समय में या रात के समय में। तो समुद्र समीर जो है दिन के समय में चलती है, वहीं स्थल समीर जो है रात के समय में चलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत की स्थानीय पवन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है लू है। देखिए, लू के बारे में बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मई और जून के महीने में मानसून के आगमन से पूर्व उत्तर भारत में कर्क रेखा पर सूर्य जो चमक रहा होता है, उस समय उत्तर भारत में जो है यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से पवनें चल पड़ती हैं। चूंकि ये पवनें आसपास के क्षेत्रों से चलकर आती हैं तो इनमें नमी की मात्रा नहीं होती है। ये पवनें अपने साथ धूल वगैरह उड़ाकर लाती हैं, तो इन पवनों को लू कहा जाता है। तो लू जो है एक गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन है और यह भारत के उत्तरी मैदान में मई और जून के महीनों में चलती है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी फ्रांस की स्थानीय पवन मिस्ट्रल है। यह जो है अत्यंत ठंडी और शुष्क पवन है जो यहाँ पर शीत ऋतु के मौसम में चलती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।